हेलो स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया है, नाउ वी विल बी स्टडिंग द वेव ऑप्टिक्स। देखो, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स की पहले थोड़ी सी हम एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले जो लाइट है हमारी, उसके नेचर के बारे में बोला गया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है। मतलब जो भी हमारे पास में लाइट रेज हैं, दे आर ऑफ पार्टिकल नेचर। तो पहले हमें ये बात की गई फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में कई ऐसे हमारे आसपास में फिनोमेनास थे जो लाइट के पार्टिकल नेचर से हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करवा पा रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इंटरफेरेंस नाम का एक फिनोमेना होता है, देन डिफ्रैक्शन नाम से हमारे पास में एक फिनोमेना है, वी से इंटरफेरेंस, ठीक है, देन द पोलराइजेशन। ऐसे करके कुछ हमारे पास में ये नेचुरल फिनोमिनास थे जिनको हम जो भी हमारी रेज हैं उनको पार्टिकल नेचर का मान के इन फिनोमिनास को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि लाइट का जो स्टार्टिंग में पार्टिकल नेचर बताया गया, उसको न्यूटन जो है, न्यूटन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने भी इस थ्योरी को प्रूव किया, उन्होंने भी इस थ्योरी को अप्रूव किया कि जो लाइट रेज होती हैं दे आर ऑफ पार्टिकल नेचर। अब आप बताइए, अगर न्यूटन जैसे, आइजैक न्यूटन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट अगर किसी थ्योरी को दे रहे हैं तो कोई दूसरा थ्योरी देने से 10 बार सोचेगा। उसको लगेगा कि हाँ, ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है देयर माइट बी सम अदर रीजन, कोई दूसरा तीसरा इस तरह से कारण हो सकता है। लेकिन रेस तो कैसी होती है, लाइट रेस तो हमारी पार्टिकल नेचर की ही होगी। तो बहुत सालों तक ऐसा ही चलता रहा कि जो लाइट रेज हैं दे आर ऑफ पार्टिकल नेचर। उसके बाद में, मतलब न्यूटन ने इस बात को बोला, उसके बाद में हाइगन नाम के एक साइंटिस्ट आए। जो हाइगन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि जो हमारी लाइट रेज होती हैं दे आर ऑफ वेव नेचर। मतलब पहले हम कह रहे थे कि जो लाइट आती है वो कैसे आती है, वो ऐसे पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है और ये पार्टिकल्स इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो मतलब लाइट क्या है, पैकेट्स हैं, और वो पैकेट्स इस तरह से चल रहे हैं, वो लाइट के पार्टिकल्स इस तरह से चल रहे हैं। तो ये पार्टिकल नेचर का है, ठीक है। और ये हमें एक स्ट्रेट लाइन में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको अगर बहुत पास पास में इन पार्टिकल्स को हम इस तरह से रख दें और फिर अगर हम एक बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से इनको देखते हैं, तो हमें ये पार्टिकल्स अलग अलग नहीं नजर आके कैसे नजर आ रहे हैं, अब एक स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहे हैं। तो कहा गया कि लाइट रेज होती पार्टिकल नेचर की है, लेकिन क्योंकि हम उन्हें बहुत दूर से देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है, तो ये हमें ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिख के कैसा दिख रहा है, ये हमें एक सीधी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो मतलब जो लाइट रेज है वो कैसे चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ये ट्रैवल कर रही है। ऐसी थ्योरी सबसे पहले दी गई। लेकिन बाद में हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हाइगन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में, या फिर हम कहें वो पार्टिकल नेचर की नहीं होती। उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है ऐसे वेव नेचर। तो मतलब वो वेव्स की फॉर्म में चलती है, मतलब कुछ इस तरह से ऐसे वेव्स की फॉर्म में ये चल रही है। तो हाइगन ने वेव थ्योरी को दिया, और जो हाइगन थे उन्होंने वेव थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों को भी प्रूव कर दिया। इन दोनों को प्रूव करने के बाद में जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, पोलराइजेशन का फिनोमेना है, वो भी उन्होंने जो लाइट रेज हैं उनको वेव मान के एक्सप्लेन कर दिया, उसको प्रूव कर दिया। तो अगर इतने सारे नेचुरल फिनोमेनाज किसी थ्योरी से प्रूव हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी लाइट रेज कैसी हैं, दे आर ऑफ वेव नेचर। तो उसके बाद में ऐसा माना जाने लग गया कि जो लाइट रेज होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर वेव नेचर होता है। ये बात हुई। उसके बाद में एक नया दौर आया। उस नए दौर में एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक फिनोमेना बताया। आप सब लोग जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां से उन्होंने ये बोला
कि जो लाइट रेज हैं दे आर ऑफ पार्टिकल नेचर। तो आप देखो कंट्रोवर्सी, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि लाइट रेज कैसी होती हैं, दे आर ऑफ पार्टिकल नेचर। फिर हमने कहा नहीं ये पार्टिकल नेचर की नहीं है, ये वेव नेचर की है, और इस चीज को प्रूव भी कर दिया, सारे फिनोमेनास को भी प्रूव कर दिया। उसके बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमारी जो लाइट रेज हैं वो तो कैसी हैं, दे आर ऑफ पार्टिकल नेचर। वो क्वांटा की फॉर्म में हमें वहां पे ये पार्टिकल्स जो फोटॉन्स थे वो दिखाई दे रहे थे। ये बात भी मानी गई। फिर बोला गया अगर ये वेव नेचर की है तो ये वैक्यूम में से कैसे ट्रैवल करेगी, क्योंकि उस टाइम में ऐसा माना जाता था कि वैक्यूम से अगर कोई ट्रैवल कर रहा है या फिर कोई वेव अगर ट्रैवल कर रही है तो वेव को एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। तो अगर वेव है तो मतलब मटेरियल मीडियम चाहिए होगा, वैक्यूम में कोई मटेरियल नहीं होता तो इसका मतलब वो वेव वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती, तो इसलिए लाइट रेज हमारी वेव नहीं हो सकती, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन इसके बाद में मैक्सवेल की थ्योरी आई। हमने मैक्सवेल की इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था। तो जो मैक्सवेल की इक्वेशंस है, जब हमने ईएम वेव्स पढ़ा दैट टाइम वी स्टडीड अबाउट द मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल की इक्वेशंस ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो एट द एंड इतनी सारी कहानी से आज की डेट में हम क्या कहते हैं, आज की डेट में हम कहते हैं कि जो रेज हैं वो कैसे हैं, वो वेव नेचर में है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। इसका डुअल नेचर होता है, दोनों तरह के नेचर है, इसमें पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है प्लस ये वेव की तरह भी चलती है। और जितने भी फिनोमेनाज हैं जो नेचर में है वो कुछ हम लोग इसको पार्टिकल नेचर का मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ फिनोमेनाज को हम इसको वेव नेचर का मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं। एट द एंड ये हो गया कि हमारी जो रेज ऑफ लाइट है वो कैसी हो गई, दे आर ऑफ डुअल नेचर। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में जो ऑप्टिक्स है वो ऑप्टिक्स भी दो है, एक है हमारे पास रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। जब हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा तो उस टाइम में हमने लाइट की रेस को एक रे की फॉर्म में यूज किया था, हमने उसे पार्टिकल नेचर का माना था। हमने कहा था कि लाइट रेस कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। ऐसे अजम्पशंस हम लोगों ने लेके पूरी रे ऑप्टिक्स को कवर किया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमने देखा और वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ देयर कम्स द वेव ऑप्टिक्स। मतलब अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम जो लाइट का वेव नेचर है उसको हम पढ़ेंगे। तो जब हम लाइट का वेव नेचर पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये वेव्स का क्रिएशन कैसा होता है, या फिर जो ये एनर्जी यहाँ पे ट्रैवल कर रही है वो वेव की फॉर्म में आखिर किस तरह से ट्रैवल कर रही है। तो आप एक सिचुएशन को यहाँ इमेजिन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पॉन्ड के किनारे पे बैठे हुए हैं और आपने एक पत्थर उठा के उस पॉन्ड में फेंक दिया। पहले पानी कैसा था, बिल्कुल काम था, एकदम शांत पानी वहां पे था, उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। जैसे ही आपने एक बड़ा सा पत्थर उठा के उस पानी के अंदर फेंका तो आपको क्या दिखाई देता है, अगर आपने यहाँ पे कोई पत्थर को फेंका है तो ये पानी की लहरें आपको कुछ इस तरह से अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, इस तरह से फैल जाती है। या फिर हम कहें यहाँ पे ऐसे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं और वो जो वेव्स बनती हैं सेम टाइप से ही हमारी एनर्जी की वेव्स होती हैं जो ट्रैवल करती है। आपने पत्थर मारा पानी में और जो वो इस तरह की लहरें सी उड़ती है, जो इस तरह की वेव्स बनती है, वो ही एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो ही उस वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे पानी में वो एक एनर्जी वेव की फॉर्म में जा रही है, वैसे ही हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी ऐसे वेव की तरह चलती है। लाइट एनर्जी या फिर जिस भी एनर्जी को हम बोलेंगे, दे आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट है वेव फ्रंट, कि अगर वेव तो हमें पता चल गया वेव कैसी है, वेव कोई भी हमारे पास में इस तरह से साइनोसाइडल कर्व बना रहा है, कॉस या साइन थीटा का फंक्शन अगर हम इसमें प्रूव कर पा रहे हैं तो ये वेव बन जाती है। वेव में एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं, तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर से। तो वहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ लिया।
अब बात आ रही है वेव फ्रंट क्या होता है। तो देखो वेव फ्रंट मतलब वेव कहीं से आ रही है और वो फ्रंट पार्ट से हमें कैसी दिखाई दे रही है, दैट इज द वेव फ्रंट। ठीक है, अब वेव फ्रंट हमें कैसा दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपने यहाँ पे पॉन्ड में पत्थर मारा था। जब आपने पॉन्ड में पत्थर मारा तो आपको वेव्स कैसे क्रिएट होती हुई यहाँ पे दिखाई दी, यहाँ पे इस तरह से एक बार वो नीचे गई, ऐसे नीचे गई, फिर यहाँ ऊपर आई ऐसे, फिर वो नीचे गई, फिर वो ऊपर आई। तो ये जो हमारे पास में यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है, ये नीचे का है, दिस इज अपर पार्ट। तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। तो जो फ्रंट में हमें जो भी पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी भी वेव का, उसे हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट द वेव फ्रंट। तो जब हमने पत्थर फेंका और पानी के ऊपर जो ऐसे लहरें बनी और जो ऊपर वाला पार्ट हमें दिखाई दिया फ्रंट से जो हमने देखा, दैट इज द वेव फ्रंट। अब ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर लहरें नहीं होगी, अगर पानी के ऊपर ऐसे लहर दिख रही है तो मतलब अंदर भी उतना ही जा रही है, फिर वापस ऊपर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, बट हमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर का वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं। तो दैट विल बी दी वेव फ्रंट, जो फ्रंट से दिखाई दे रहा है। अब ये जो वेव फ्रंट है वो प्रोड्यूस कैसे होता है या कितने टाइप का होता है, तो मेनली इसके ओरिजिन के बेसिस पे हम वेव फ्रंट को 3 टाइप्स का बताते हैं। पहला वेव फ्रंट है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, जब भी कोई पॉइंट सोर्स है हमारे पास में, ये पॉइंट सोर्स है एस, इससे हमें जो वेव फ्रंट मिल रहा है वो कैसा मिलता है, दैट इज इन स्फेरिकल नेचर, दिस इज ऑफ स्फेरिकल नेचर। तो स्फेरिकल नेचर का वेव फ्रंट हमें यहाँ मिला। अगर हमारे पास में जो भी सोर्स है, लाइट का सोर्स है, वो कैसा है, वो एक स्लिट की फॉर्म में है। स्लिट मतलब जैसे कोई 2 चीजें उनके बीच में से ऐसे लाइट निकल रही है, तो ऐसे लीनियर हम लोगों को ये सोर्स मिलेगा। तो लीनियर सोर्स है, एक स्लिट की फॉर्म में लाइट सोर्स है, तो वहां से जो वेव फ्रंट हम लोगों को मिलता है दैट इज ऑफ सिलेंड्रिकल नेचर, ये हमें सिलेंड्रिकल नेचर का मिलता है। अब हम यहाँ पे एक तीसरा वेव फ्रंट और मानते हैं जिसे हम बोल रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट। मेनली जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे वो हमेशा स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल ही होंगे। प्लेन वेव फ्रंट हम किस तरह से बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये कोई यहाँ पे पॉइंट सोर्स है और इससे ये जो वेव फ्रंट है वो ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये वेव्स यहाँ पे ऐसे इससे प्रोड्यूस होती हुई आगे की तरफ मूव कर रही है। अगर ये सोर्स हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले लिया तो आप यहाँ पे एक बार गौर करना, क्या हम इस वाले पार्ट को, ये जो हमारे पास पार्ट है, क्या हमें ये एक प्लेन के जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो हम कहते हैं कि जब इनफाइनाइट या फिर बहुत ज़्यादा दूरी पर हमने अपने सोर्स को रख रखा है और इतनी ज़्यादा दूरी पर सोर्स को रखने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो वेव फ्रंट हमारे पास आता है तो पास में आने के बाद ये वाला जो पोर्शन है वो हमें कैसा दिखने लग जाता है, वो हमें एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखाई देता है। तो एग्जैक्टली तो हमारे पास में ये 2 ही वेव फ्रंट है, एक पॉइंट सोर्स से जो स्फेरिकल होता है, एक लीनियर सोर्स या फिर किसी स्लिट से जो सिलेंड्रिकल होता है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों को हम बहुत ही फार ऑफ डिस्टेंस पे रख देते हैं तो एट द एंड हमें दूर जाने पे जो मिलता है वेव फ्रंट वो एक प्लेन जैसा दिखाई देता है, एंड वी कॉल दैट द प्लेन वेव फ्रंट। हम इसे प्लेन वेव फ्रंट कह देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम यहीं पे लाइट रेस की भी बात करें, ठीक है, अगर लाइट रेस की भी बात करें तो इन केस हमारे पास में ये वेव फ्रंट है और हम इसमें किसी रे ऑफ लाइट को ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ पे किसी रे ऑफ लाइट को ड्रॉ करें तो ये इसके ऊपर यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इंसिडेंट हो रही है। तो किसी भी वेव फ्रंट और जो रे ऑफ लाइट है उनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं द वेव फ्रंट एंड रेज ऑफ लाइट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे ध्यान रखेंगे, रे ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह से यहाँ पे ये रेज हमारी परपेंडिकुलर हो गई।
आगे तक भी अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। डन है। तो वेव फ्रंट क्या हो गया, जो फ्रंट से हमें वेव्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नोन एज वेव फ्रंट। अगर पर्टिकुलर इसको डिफाइन करना चाहें एक डेफिनेशन की फॉर्म में तो हम कहेंगे द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ दोज पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। जो सेम फेज में वाइब्रेट करने से हमारा क्या मतलब हुआ कि जैसे ये पार्टिकल है, इससे यहाँ पे ये कुछ इस तरह से वेव निकली, जो दूसरी वेव है वो भी कुछ ऐसे निकली। तो आप देखो ये जो है ये दोनों सेम फेज में है, उसके बाद में ये दोनों नीचे नीचे हैं तो दे बोथ आर इन द सेम फेज, फिर ये ऊपर हैं तो दे बोथ आर इन द सेम फेज, उसके बाद ये दोनों कैसे हैं, दे बोथ आर इन द सेम फेज, फिर आगे वाले जो हैं वो सारे के सारे सेम फेज में हैं। तो एक तो जो वेव का ऊपर वाला पार्ट है वो सारे सेम फेज में हो गए, और एक जो ट्रफ है, एक क्रेस्ट होता है एक ट्रफ होता है, तो ट्रफ सारा का सारा सेम फेज में हो, क्रेस्ट अगर सारा सेम फेज में हो तो जो हमारे पास में यहाँ पे लोकस आता है उनका सबका दैट विल बी नोन एज द वेव फ्रंट। तो द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ दोज पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, ये हमारी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो जाएगी। बाकी अगर आप इसको समझने के हिसाब से देखना चाह रहे हो तो हम सिंपली कह सकते हैं कोई भी वेव्स जा रही हैं उनको फ्रंट से जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट इज नोन एज द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, जब लाइट का सोर्स पॉइंट सोर्स है तो हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलते हैं। दूसरा है हमारे पास में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, अगर कोई भी लाइट का सोर्स लीनियर है तो हमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा, और अगर पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स दोनों ही बहुत दूरी पे रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखे हैं, तो जो हमें वेव फ्रंट दिखाई देता है दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, हम उसे प्लेन वेव फ्रंट कह देते हैं। When the point source or linear source of light is at very large distance, then the plane wave front is obtained. इसके अलावा जो रेज ऑफ लाइट होती हैं वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रहेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेव फ्रंट और रेज ऑफ लाइट दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है वो हमारे पास में दो तरह का होता है, एक कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से वेव फ्रंट था और अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कन्वर्ज होता जा रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा होगा, ये पॉइंट सोर्स है और कुछ इस तरह से ये वेव फ्रंट डाइवर्ज हो रहा है, तो हियर द अपर वन इज कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, और जो नीचे वाला है दिस वन, दिस इज डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अब हम बात करते हैं हाइगन के प्रिंसिपल की। हाइगन जिन्होंने वेव थ्योरी को दिया था, तो आखिर हाइगन ने क्या बोला, किस तरह से बोला, वो सारी बात अब हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखो, हम कहते हैं कि कोई भी पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से हमें वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। अब हमने कहा कि ये वेव फ्रंट तो हमें मिल गया, लेकिन अब नया वेव फ्रंट यहाँ से कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हमने कहा ये पॉइंट सोर्स है जो इसके सेंटर में है और एक हमें वेव फ्रंट मिला, इस वेव फ्रंट का हमने नाम दिया प्राइमरी वेव फ्रंट। अब जो प्राइमरी वेव फ्रंट में जितने भी ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये सब क्या करेंगे, ये सब अपना एक इंडिविजुअल यहाँ पे वेवलेट बनाएंगे जिसे हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी ये पार्टिकल्स हैं ये कैसे वर्क करेंगे, ये इंडिविजुअली एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे। मतलब एक पॉइंट सोर्स था, उसने एक वेव फ्रंट बनाया, अब वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर वो पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे तो वो भी क्या बनाएंगे, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। तो हमने कहा यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अ
सोर्स, और सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बना रहे हैं। ये जो वेव फ्रंट्स यहाँ पे बनते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। वी कॉल देम सेकेंडरी वेवलेट्स। उसके बाद में अगर हम ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इनके आउटर जो टेंजेंट है, इसकी टेंजेंट यहाँ है, दिस इज दिस टेंजेंट, इस वाले की टेंजेंट ये है, इसकी टेंजेंट ये, इसकी टेंजेंट ये, इसकी टेंजेंट ये, इसकी टेंजेंट। अगर इन टेंजेंट्स को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्वाइन कर देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन टेंजेंट्स को यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्वाइन कर रहे हैं, बाहर वालों को, अंदर वालों को नहीं, बाहर वालों को। तो जो ये हमें नया वेव फ्रंट बनता है, मिलता है, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हाइगन का पहला रूल, हाइगन का पहला रूल क्या कह रहा है, कोई भी पॉइंट सोर्स होगा तो वो एक वेव फ्रंट बनाएगा, और ये जो वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, वो एक इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। वो सारे पॉइंट्स फिर वो एक अपना अपना अलग अलग वेव फ्रंट बनाएंगे, जिसे हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। अब जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स बनी है, अगर इनके आउटर टेंजेंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना देगी। तो दिस इज हाउ द वेव ट्रेवल्स। एक पहला पॉइंट सोर्स, ये पहला बना, फिर दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये जो हाइगन का प्रिंसिपल है, या जो हाइगन के रूल्स हैं, वो एग्जैक्टली हमें बता क्या रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वेव ट्रैवल कैसे करती है। जो वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती किस तरह से है, तो ये इस तरह से जाती है। एक से एक वेव फ्रंट बना, फिर उससे दूसरा बना, फिर दूसरे से तीसरा बनेगा, फिर चौथा बनेगा, एंड दिस इज हाउ द वेव प्रोपेगेट्स। दूसरा पॉइंट जो है हाइगन का, वो क्या कहता है, दूसरा वाला हमारा, अच्छा पहला वाला तो क्या हो गया, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये किस डायरेक्शन के साथ मूव कर रही है, किस स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ में मूव कर रही है। अब दूसरा क्या कहा हमने, जो द सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये वेव प्रोपेगेशन के बारे में बताता है। तो ये जो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखा, यही हाइगन के दो प्रिंसिपल्स को बता रहा है। दिस इज अबाउट द हाइगन्स टू प्रिंसिपल। सेम हमने यहाँ जैसे पॉइंट सोर्स के लिए लिया, वैसे ही हम इस चीज को लीनियर सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बना के भी प्रूव कर सकते हैं। देन देयर कम्स द प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। हम वेव थ्योरी का यूज करके यहाँ पे रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को प्रूव करेंगे। देखो रिफ्लेक्शन क्या कहता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। उसके बाद में रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर हम वेव थ्योरी से ये रिफ्लेक्शन के दोनों लॉस को प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब हमने रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। तो जो ये रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर प्रूव करना, और दूसरा बताना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसके लिए हम एक प्लेन वेव फ्रंट को यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। हमने यहाँ पे अज्यूम करके रखा है कि हमारे पास में ये एक बेस है, ठीक है। इस बेस पे क्या हो रहा है, कोई एक प्लेन वेव फ्रंट है जो इस तरह से चलता हुआ यहाँ पे आ रहा है, और ये यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंट होगा। तो यहाँ इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, पीछे से कुछ इस तरह से चलता हुआ आ रहा था। अगर हम रेज ऑफ लाइट को भी यहाँ पे कंसीडर करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एक सेकेंड दोबारा बनाती हूँ मैं थोड़ा क्लैरिटी के साथ। वेव फ्रंट है जो कुछ इस तरह से चलता हुआ आ रहा है,
ये यहाँ पे इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट हुआ तो हमने कहा किसी पॉइंट ए पे ये जो हमारा ए बी वेव फ्रंट है ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो गया। ये वाला क्या सरफेस है हमारा, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीछे की तरफ यहाँ पे पेंट किया हुआ है, तो जो भी वेव फ्रंट लाई कर इस पे इंसिडेंट होगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। जब ये यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है तो द एंगल बिटवीन द वेव फ्रंट एंड दिस मीडियम, दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो सरफेस है उसके और वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब देखो, जब ये यहाँ पे इंसिडेंट किया तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ए पॉइंट पे तो ये इंसिडेंट कर गया। अब ए पॉइंट पे जैसे ही ये यहाँ पे इंसिडेंट करेगा तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो ये वेव फ्रंट कुछ यहाँ पे ऐसे करके इधर आगे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद में। तो हमने कहा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे कंसीडर करो ये जो बी पॉइंट है वो तो अभी तक हमारा सरफेस के ऊपर पहुंचा ही नहीं है, उसको तो अभी सरफेस के ऊपर पहुंचना है और पहुंचने के बाद में रिफ्लेक्शन होगा। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है बी, इसको कोई टाइम टी लगता है इस पर्टिकुलर पॉइंट ए डैश तक पहुंचने में, ठीक है। बी पॉइंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, ए डैश पे किसी टाइम टी में, और एयर का मीडियम हमने ले रखा है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है हमारे पास में, सी। तो स्पीड है सी, टाइम लग रहा है टी, तो जो ये बी ए डैश की डिस्टेंस है वो आ जाएगी सी इंटू टी के बराबर, स्पीड इंटू टाइम के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो जो रेज वेव फ्रंट आ रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा है, क्योंकि लाइट ही है ये, तो इसलिए सी हमारी स्पीड हो गई। टाइम टी लगा इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में, तो टाइम टी, और ये बी ए डिस्टेंस हमें चाहिए, तो बी ए डैश इज इक्वल्स टू सी इंटू टी। ये हमारे पास में क्या आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो अब हम कह रहे हैं कैसे मूव कर रहा है ये, हमने कहा ये कुछ ऐसे आ रहा है। अब ऐसे आने के बाद में क्या हुआ, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये तो रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आके ये ऐसे होगा, और ये इधर की साइड रिफ्लेक्ट होके ऊपर जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्शंस करके यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि जितना टाइम टी इसको यहाँ तक पहुंचने में लगेगा उतना यहाँ पे हमने कहा इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वेव फ्रंट को बी पे पहुंचने में लग रहा है। तो टाइम हमारा सेम है, बी को ए डैश तक पहुंचने में टी टाइम लग रहा है, और ए से रिफ्लेक्ट होके वेव फ्रंट को बी पॉइंट पे पहुंचने में भी टी टाइम लग रहा है। तो अगर मैं ए बी की डिस्टेंस पता करना चाहूं तो वो भी किसके बराबर आ जाएगी, सी इंटू टी के बराबर आ जाएगी। ये हमने इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। आई होप इतना क्लियर होगा। एक वेव फ्रंट था जो किसी एंगल पे ऐसे आया, आके फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया इस तरह से, और ये यहाँ पे इंसिडेंट करके फिर बी पॉइंट पे भी रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इस तरह से हो रहा है। जितना टाइम इसको यहाँ से आकरने में लग रहा है उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहा है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, हम ऐसा लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास में वेव फ्रंट। अगर हम रेज यहाँ पे ड्रॉ करें 1 2 3, ये 3 रेज, तो तीनों रेज कैसे जाएगी, ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन, ये दूसरा रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, तो देखो ये जो हमारे पास में यहाँ पे एंगल है, दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब कई बार आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें तो रे ऑप्टिक्स में कुछ और पढ़ा था कि नॉर्मल के साथ में हम जिस एंगल को लेते हैं वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो आप प्रूव करके बताओ कि ये जो हमारा एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो देखो ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे ये वेव फ्रंट आया, मतलब यहाँ पे ये रेज ऑफ लाइट आ रही है इस तरह से वेव फ्रंट में, ठीक है। यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द नॉर्मल। तो
तो ये एंगल कौन सा बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ऐसा हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है अपने को। अब देखो ये वाला जो एंगल है यहां से लेके यहां तक का, दिस इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री। किसके बराबर है ये, 90 डिग्री के। अब मैंने कहा ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। तो बोले भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ये कैसे होगा, तो देखो ये पूरा 90 डिग्री के बराबर है, तो ये वाला एंगल भी 90 के बराबर ही है। अब 90 माइनस आई करेंगे तो ये बचेगा, और 90 माइनस आई करेंगे तो ही ये वाला बचेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही है। रे ऑप्टिक्स में भी ये ऐसा ही है, और वे ऑप्टिक्स में भी ये दोनों एंगल सेम आते हैं। सिमिलरली अगर हमें रिफ्लेक्शन को भी प्रूव करना हो तो हम सेम तरीके से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग रे बना देंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज द एंगल ऑफ आर, फिर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसमें से 90 माइनस आर करेंगे तो ये वाला कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर ओनली। तो आर और आई ये दोनों एंगल हमारे पास आ गए। अब जब भी हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके चलते हैं। वो कॉन्सेप्ट रहता है कि हम ट्रायंगल्स को हमेशा कंसीडर करके चलते हैं। हर बार ट्रायंगल्स लेते हैं कोई भी दो, फिर उन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करके आंसर निकालना है। तो देखो अब हम कह रहे हैं कि हम भैया ट्रायंगल्स कौन कौन से ले सकते हैं, तो ये हमारे पास में है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा है ये, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां बन रहे हैं वही ट्रायंगल्स कंसीडर करने होंगे। ये यहाँ पे 90 डिग्री है, उसके बाद में हम कह रहे हैं ये वाला जो पार्ट है हमारा ये भी 90 डिग्री के बराबर है। तो एक एंगल तो हम कंसीडर कर सकते हैं ए बी ए डैश, इस वाले को कौन सा ट्रायंगल, ए बी ए डैश को कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे कर सकते हैं ए बी डैश ए डैश को, ए बी डैश ए डैश को हमने इनको कंसीडर किया। अब दोनों में देखो ए डैश ये तो दोनों ट्रायंगल्स में कैसी हैं, बराबर है। तो मतलब एक तो इनकी क्या हो गई, एक तो इनकी जो साइड है वो इक्वल हो गई। दूसरा यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मतलब इनका जो एक 90 डिग्री वाला एंगल है कौन सा, बी एंगल, वो भी किसके बराबर हो गया, हमारे बी डैश एंगल के बराबर हो गया। ये दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे प्रूव कर दी। अब हमें ये वाली इक्वेशंस का यूज करना है, किसके लिए, बी ए डैश और ए बी के लिए। वो हम कैसे करेंगे, बी ए डैश हमारे पास क्या आया, बी ए डैश को हम ए बी डैश भी लिख सकते हैं, सी इंटू टी। अब ये दो ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किए, ए डैश कॉमन है हमारे पास में, बी ए डैश और ए बी डैश हमारा किसके बराबर है, दोनों ही हमारा सी इंटू टी के बराबर है। तो अगेन हमारी दो जो यहाँ पे साइड्स हैं वो इक्वल प्रूव हो गई। तो एक तो हमारा ए डैश जो वाली जो साइड है वो इक्वल है, दूसरा ये दोनों जो साइड्स हैं वो सी टी के बराबर हैं तो इक्वल है, तीसरा हमारा बी बी डैश बी और बी डैश वाला जो एंगल है वो कैसा है, वो बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल ट्रायंगल्स हैं। और अगर ये इक्वल ट्रायंगल्स हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। देखो ए बी और हमारा ए डैश बी डैश ये भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बी ए डैश और बी डैश है, ये दोनों की ये वाली लेंथ बराबर है, ये कॉमन है, ये दोनों एंगल बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी किसके बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस उस रिफ्लेक्शन के बराबर है, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन को वेव से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल दे ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन।
और वो तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करती है, तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि हमारा जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है वो वेव थ्योरी भी प्रूव करती है। अब हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे। भाई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये रे ऑप्टिक्स में प्रूव होते हैं। अगर हम इन्हीं को वेव की फॉर्म में लेके प्रूव कर दें तो मतलब लाइट कैसी है, वेव की तरह। तो रिफ्लेक्शन को तो हम प्रूव कर लिए, अब हमें किसको प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है यहाँ पे रिफ्रैक्शन को। तो रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या लेंगे, एक हमने यहाँ पे मीडियम 1 ले रखा है, ये दूसरा मीडियम ले रखा है। मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसकी μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, मतलब लाइट की वेलोसिटी भी दोनों में अलग अलग होगी, दोनों की लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब अगर मुझे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो दिस विल बी इक्वल टू c/v1, और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर हो जाएगी, c/v2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, μ इज टू c/v। तो दोनों में हम μ1 और μ2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ये प्लेन वेव फ्रंट आया, आके यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, तो हमने कहा ये A और ये B, ये वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट हो गया। अब देखो जैसे ये इस वाले सरफेस पे आएगा तो हमने μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं रेयरर मीडियम की, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम लेते हैं डेंसर मीडियम की। तो जैसे ही रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो अब जो ये ए वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये वेव फ्रंट तो क्या होगा, ये तो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये जो बी पॉइंट है वेव फ्रंट का, ये तो अभी भी एयर या फिर हमारा μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ही है, तो ये तो अभी बहुत तेजी से चल रहा होगा, तो ये हमारा अभी भी यहाँ पे तेज स्पीड से चल रहा है। अगर ये बी से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारी ए डैश, ये टी टाइम में कवर करता है, और हम कहते हैं कि टी टाइम में फॉर एग्जांपल हमारा जो ए वाला पॉइंट है वेव फ्रंट का, वो यहाँ पे किसी पॉइंट पे पहुंच रहा है, ठीक है, दोनों ही टी टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो ये इधर आया, ये यहाँ पे टी से इधर आ गया। अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है कि बी ए डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम स्पीड इनटू टाइम करके फॉर्मूले से पता कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें स्पीड पता डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस कैसे पता हो जाएगी, ये हमारी पता हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम से। तो आई होप ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया। अब ये जो रेज ऑफ लाइट है इनको हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे आगे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वेव फ्रंट आया, आके ऐसे ये नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट हुआ। जब रिफ्रैक्ट हुआ तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल। जब भी कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती है तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी शिफ्ट हो जाती है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गया। जो वेव फ्रंट सरफेस के साथ में एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो वेव फ्रंट सरफेस के साथ यहाँ रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट एंगल बनाएगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो चीजें हम लोगों को यहाँ पे पता चल गई। अब अगर मुझे यहाँ पे किस किस की डिस्टेंस पता करनी हो, बी ए डैश की अगर मुझे डिस्टेंस पता करनी हो तो आई कैन सिंपली राइट v1 इंटू टी, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है वो कैसा है v1, और v1 वेलोसिटी है, टी टाइम लग रहा है, तो v1 इंटू टी लिख सकते हैं हम इसको। दूसरा अगर मुझे ए बी डैश की, ये यहाँ पे हमारे पास में ए बी डैश, अगर ए बी डैश पता करना है तो वी कैन सिंपली राइट v2 इंटू टी। तो ये दो डिस्टेंसेज हमें स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला से मिल गई। अब बात आती है रिफ्रैक्शन में आखिर प्रूव क्या करना चाह रहे हैं हम। रिफ्रैक्शन में क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम, स्नेल्स लॉ को प्रूव करना चाह रहे हैं, और स्नेल्स लॉ हमारा क्या कहता है, μ1 sin i विल बी इक्वल टू μ2 sin r। अगर ये हमें मिल जाए तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को भी वेव थ्योरी प्रूव कर रही है। मतलब एट द एंड जो फाइनल कंक्लूजन है हमारा वो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r है। अब देखो आप फिर से यहाँ पे इस पे आ जाओ डायग्राम पे। यहाँ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ये राइट एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन वी कैन कंसीडर टू ट्रायंगल्स।
दोनों ट्राइंगल से हम साइन आई और साइन आर की वैल्यू पता करेंगे और एट द एंड स्नेल्स लॉ को यहाँ पे प्रूव करेंगे। पहला ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं ए डैश बी। कौन सा वाला है? ए डैश एंड बी, ये वाला ट्राइंगल है। अगर यहाँ पे ए डैश बी में साइन आई पता करें तो साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है हमारा ए डैश बी, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एंगल आई के सामने क्या है? ए डैश बी है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हमने परपेंडिकुलर को लिया ए डैश बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी हो जाएगी? ए डैश हो गया, तो ये ए डैश। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब ए डैश बी हमने किसके बराबर लिख रखी है? V1 इंटू टी के बराबर, और नीचे आ गया आपके पास a इंटू ए डैश। अब बात करते हैं साइन आर की। साइन आर के लिए हमें कौन सा वाला ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा? ए डैश बी डैश। यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ये आर है, तो आर के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो साइन आर क्या हो जाएगी? ए बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए डैश, तो हम इसे लिख लेते हैं ए डैश। ए बी डैश हमारा किसके बराबर है? ए बी डैश हमारा बराबर है V2 इंटू टी के बराबर, तो हम इसे लिख लेते हैं V2 इंटू टी डिवाइडेड बाय ए डैश। इतनी बात हो गई। अब देखो, अब जो हमारे पास में ये दो चीज़ें आ गई, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर का। तो अब इन दोनों को हम यहाँ पुट करते हैं। साइन आई क्या है हमारे पास? V1 इंटू टी डिवाइडेड बाय ए डैश। साइन आर क्या आया है? V2 इंटू टी डिवाइड बाय ए डैश। ए डैश से ए डैश कट हो गया, टी से टी कट हो गया, और म्यू हमारे पास क्या आ गया? V1 अपॉन V2। ये हमारे पास में म्यू1 आ गया, V1 इंटू V2। अगर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 किसके बराबर होता है? μ21 के बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। μ21 का मतलब होता है μ2 अपॉन μ1। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर जो है दिस इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों को, आपको ये वाला स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो जैसे ये एक्सप्रेशन मिला वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो वेव ऑप्टिक्स है उसकी हेल्प से हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला लॉ है वो तो बहुत ही सिंपल है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। अब नेक्स्ट आता है, अगर कोई हमने प्रिज्म ले रखा है और प्रिज्म पे अगर कोई वेव फ्रंट यहाँ पे इस तरह से आता है तो उसका नेचर कैसा होगा? तो देखो वेव फ्रंट यहाँ पे आ रहा है, वेव फ्रंट में हमने क्या देखा? ये ए बी और सी, बी पे ये पहले पहुँच गया ये वाला पॉइंट। अब जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे डेंसर मीडियम है तो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन यहाँ तो रेयरर मीडियम है तो यहाँ पे ये तेजी से चलेगा थोड़ा सा। और जो ए वाला पार्ट है ये क्योंकि एंगल बहुत ही छोटा सा है तो मतलब ऊपर वाला जो वेव फ्रंट का पार्ट है इसे हम के मान लेते हैं, जो के पार्ट है वेव फ्रंट का वो बहुत ज़्यादा देर तक डेंसर मीडियम में नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? वो जल्दी से यहाँ से निकल जाएगा। तो ये तो देखो इतना ज़्यादा डिस्टेंस को इसने ट्रैवल करा, लेकिन यहाँ क्योंकि डेंसर मीडियम है तो ये वाला जो बी वाला नीचे वाला पार्ट है वेव फ्रंट का वो धीरे धीरे यहाँ पे मूव करेगा। और वेव फ्रंट का कुछ ऐसा सा हम लोगों को डायग्राम मिलेगा जब भी हम किसी वेव फ्रंट को प्रिज्म की हेल्प से देखेंगे। लिख कैसे लग सकते हैं हम इसे? के प्लस ए एल। यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या है? एयर में है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और बीसी वाले एरिया में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? प्रिज्म के अंदर। तो दोनों में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग आएगी, दोनों अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे, क्योंकि एक डेंसर मीडियम में जा रहा है तो स्पीड कम हो रही है, बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है वेव फ्रंट का वो रेयरर मीडियम में है तो थोड़ा सा फास्ट चलेगा, कम टाइम लगेगा।
इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जब भी वेव फ्रंट प्रिज्म से पास होता है द रेज बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो रेज किधर की तरफ बेंड हो जाती है? प्रिज्म के बेस की तरफ। हमने जब रे ऑप्टिक्स पढ़ा था तो ऐसे हमारी रे आई थी, ऐसे और ऐसे, तो ये रे किधर बेंड हुई? बेस की तरफ बेंड हुई ना। और वेव फ्रंट में भी क्या हो रहा है? ये बेस की तरफ ही बेंड हो रही है। तो मतलब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों क्या कर रही है यहाँ पे? दोनों मैच कर रही है। रे ऑप्टिक्स भी कहती है कि ये बेस की तरफ बेंड होगी और वेव ऑप्टिक्स भी कह रहा है कि रेज जो है वो बेस की तरफ बेंड होगी। अगर हम किसी लेंस से वेव फ्रंट को पास करवाते हैं तो उस वाले केस में हमारा वेव फ्रंट कैसा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है? कन्वर्स करने का। कन्वर्स करने का अगर नेचर है तो कोई प्लेन वेव फ्रंट आएगा तो ये क्या कर देगा? इसको कन्वर्स कर देगा। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क, ऐसे ये काम करेगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस लगा के हम जो वेव फ्रंट है उसे कन्वर्स करवा सकते हैं, इट विल कन्वर्स। चलो, अगर हम किसी भी वेव फ्रंट को किसी स्फेरिकल मिरर की तरफ लेकर जाते हैं तो देखो स्फेरिकल मिरर में अगर कॉन्केव मिरर लिया है तो उसका भी नेचर कैसा होता है? उसका भी नेचर कन्वर्स करने का है। तो यहाँ पे भी वेव फ्रंट कुछ है, ये ए बी नाम का वेव फ्रंट है। ये ए बी गया, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँचने के बाद में ये कैसे आएगा? कुछ इस तरह से कन्वर्ज होता हुआ आएगा। तो जो चीज़ें हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ी थी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रेस को कन्वर्स करता है, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस जो वेव फ्रंट है उसे कन्वर्स कर रहा है। जो कॉन्केव मिरर होता है वो रेस को कन्वर्स करता है, यहाँ पे भी कॉन्केव मिरर रेस को कन्वर्स कर वेव फ्रंट को कन्वर्स कर रहा है। हमें कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है। एक हमने वहाँ पे पढ़ा था अगर प्रिज्म में से कोई रे ऑफ लाइट जाती है वो तो टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म शिफ्ट हो जाती है। सेम टू सेम यही केस वेव फ्रंट के साथ हुआ। वेव फ्रंट में भी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ प्रूव किया और वेव फ्रंट को हमने स्नेल्स लॉ को वेव फ्रंट से हमने स्नेल्स लॉ को भी प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो कैसे काम कर रही है? वो एक वेव की तरह काम करती है। इसका एक नेचर वेव जैसा भी होता है, इट ट्रेवल्स लाइक अ वेव। इसके अलावा इट फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है। चलो, देन देयर कम्स द कोहेरेंट सोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम ऐसा करते हैं, आज हम इतना करते हैं, कल की क्लास में हम कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज, इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे एक बार पूछ लें, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम कल मिलेंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ ए लेंस टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने बात की थी कि एग्जैक्टली वेव ऑप्टिक्स होती क्या है, न्यूटन ने कौन सी थ्योरी दी थी, फिर हाइगन ने कौन सी थ्योरी दी, देन वी टॉक्ड अबाउट द थ्योरी गिवन बाय द एल्बर्ट आइंस्टाइन। आफ्टर दैट वी स्टडीड दिस थिंग मैक्सवेल इक्वेशंस। उसके बाद में फाइनली बोला गया कि जो हमारी लाइट रेज होती हैं दे आर ऑफ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। वेव थ्योरी के बेसिस पे हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया था और उसी के बेसिस पे हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया। दोनों को प्रूव करने के बाद में हमने कहा कि अगर कोई वेव फ्रंट किसी प्रिज्म से पास हो रहा है तो उस वाले केस में इसका कैसा कैरेक्टर्स आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी वेव फ्रंट किसी लेंस से पास होता है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो हमने क्या ले रखा है, वी हैव टेकन द प्लेन वेव फ्रंट और इस तरह से हमारे पास में लेंस है। अब देखो, जब कोई भी लेंस पे यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आएगा तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ी देर बाद जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ी देर बाद जाएगा, बीच में से ये थिक होता है। तो ये डिस्टेंस जो कवर हो रही है, इस डिस्टेंस को कवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पे क्योंकि कम डिस्टेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि यहाँ पे
डिस्टेंस कम है तो यहाँ से जल्दी जो वेव फ्रंट है हमारा, जो रेज ऑफ लाइट है वो जल्दी से यहाँ से पास हो जाएगी। जो बीच वाला पार्ट है यहाँ से पास होने में टाइम लगेगा। अब यहाँ से हमने कहा जल्दी पास हो गई तो ये थोड़ा आगे चली गई, यहाँ से भी जल्दी पास हो गई तो ये जो वेव फ्रंट था वो कैसा चला गया, वो थोड़ा सा इस तरह से आगे चला गया। और ये वाला जो वेव फ्रंट है वो कब आएगा, जब ये इस पॉइंट पे है, ये हमारा इस पॉइंट पे है, तब ये यहाँ पे पहुंचेगा। अगर हम इन वेव फ्रंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। अगर इसको आगे इस तरह से बढ़ाएंगे तो वी कैन सी दैट देयर इज अ कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो हमें एक कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है जब हम किसी भी प्लेन वेव फ्रंट को कॉन्वेक्स लेंस से पास करवाते हैं। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ ए लेंस टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। अगर हम यहाँ पे कोई भी स्फेरिकल मिरर लगाते हैं तो स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होगा, हमने फिर से एक कॉन्केव मिरर ले रखा है, यहाँ से एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, कुछ इस तरह से आएगा। हमने कहा ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे ऐसे, हम थोड़ा बड़ा वेव फ्रंट ले लेते हैं, इस तरह से ये वेव फ्रंट आया और इस पॉइंट ए पे इससे रीच कर गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया, ये तो पहले इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और जो बी पॉइंट पे वेव फ्रंट है वो भी पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ए पे यहाँ पे ये इंसिडेंट किया और यहाँ से ऐसे वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो गया, बी से भी इंसिडेंट किया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन ये वाला पॉइंट तो अभी यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है, तो इसको तो अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। अब जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो हमने कहा ये वाला पॉइंट अब यहाँ पहुंचा है, अब इसका वेव फ्रंट इधर से आ रहा है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल जब ये वेव फ्रंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके पहुंच चुका है तब जाके ये वेव फ्रंट यहाँ से मिले, यहाँ तक आएगा, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा और ये ऑलरेडी यहाँ इंसिडेंट हो गया तो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर गया और ये अभी यहीं जा रहा है। जब तक ये यहाँ से यहाँ जाएगा तब तक ये वापस इतनी दूरी तक आ चुका है। अब ये इस पॉइंट पे गया, रिफ्लेक्ट हुआ और वापस आ रहा है। हमने कहा इस डिस्टेंस पे अगर हम तीनों को ऐसे कंबाइन करते हैं तो हम लोगों को जो वेव फ्रंट मिलता है वो कैसा मिलता है, कुछ इस तरह से कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिलता है। तो अगेन इन द केस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कोई भी अगर कॉन्केव मिरर हम ले रहे हैं तो हमें किस तरह का यहाँ पे वेव फ्रंट मिलेगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल जाएगा। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि अगर कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो रेस को कन्वर्ज करेगा, सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो वेव फ्रंट को कन्वर्ज करेगा। अगर आपने कॉन्केव लेंस लिया है तो वो क्या करेगा, वो डाइवर्स करेगा। इसको भी हम देख सकते हैं, हमारे पास में ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस पे मैंने बोला कि कोई भी यहाँ पे वेव फ्रंट आया, ये वेव फ्रंट इस तरह से आ रहा है, वेव फ्रंट आया यहाँ पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे जब आया तो हम क्या देख रहे हैं, बीच में से जो ये पार्ट होता है वो छोटा होता है और ये जो साइड्स है वहां से किसी भी कॉन्केव लेंस का शेप थोड़ा सा वाइड होता है। तो जब ये यहाँ पे इससे टकराया तो अंदर चला गया, लेकिन अभी यहाँ पे तो ये तेजी से चल रहा है, ये यहाँ से टकराया अंदर चला गया। बीच वाला पार्ट क्योंकि काफी ज्यादा थिन है तो ये क्या होगा, ये वेव फ्रंट थोड़ा सा जल्दी बाहर आ जाएगा और वहीं पे ये वाला जो वेव फ्रंट है वो क्या होगा, थोड़ा सा लेट बाहर आएगा, ये भी लेट बाहर आएगा। जब तक ये यहाँ तक पहुंच चुका होगा तब जाके यहाँ से वेव फ्रंट बाहर निकलना स्टार्ट होंगे, तब उनका रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि अंदर डेंसर मीडियम है जिसकी वजह से स्पीड कम हो गई, लाइट की स्पीड कम हो गई, यहाँ का डिस्टेंस छोटा है। अगर अच्छे से हम इस कॉन्केव मिरर को, कॉन्केव लेंस को बनाएं तो ये ऐसा बना। अब देखो प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आया, ये जो पार्ट ए है दिस इज पार्ट बी, जो बी है वो अंदर धीरे धीरे चल रहा है, ए जो है वो भी अंदर धीरे धीरे चल रहा है। जो हमारा ये वाला बीच वाला पार्ट है, यहाँ तो एयर है तो इसकी स्पीड काफी तेज रहेगी। उसके बाद में यहाँ अंदर बहुत छोटे से डिस्टेंस में हमारे पास में डेंसर मीडियम है,
तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी स्पीड कम होगी लेकिन फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। अब जब छोटा सा पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आगे की तरफ आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा। तो ये वेव फ्रंट हमारा जल्दी बाहर आ गया, और जो ये वाले वेव फ्रंट्स हैं ये अब बाहर आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे, इनको टाइम लगेगा। अब अगर इनके बाहर वाले पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो हमें कैसा वेव फ्रंट मिलता है, ऐसे डाइवर्ज होता हुआ वेव फ्रंट मिलता है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिलेगा, अगर कॉन्केव लेंस लेंगे तो हमें डाइवर्जिंग वेव फ्रंट मिलेगा। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन चाहे कॉन्वेक्स मिरर आए, कॉन्केव मिरर आए, कॉन्केव लेंस आए, कॉन्वेक्स लेंस आए, कुछ भी आए, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि किसी भी लेंस से जब पास हो रहा है वेव फ्रंट तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, किसी प्रिज्म से जब वेव फ्रंट पास होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। बस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आपको चाहे से कोई सा भी ऑप्टिकल यहाँ पे डिवाइस दे दिया जाए, कोई भी आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दे दे, आप बहुत इजीली उसका वेव फ्रंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि वो प्लेन होगा, कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्ज होगा, सिलेंड्रिकल होगा, स्फेरिकल होगा, कैसा भी वेव फ्रंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, और सेम टू सेम तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वेव को देख सकते हैं। जैसा कि हमने लेंस रे ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो उसका नेचर डाइवर्जिंग होता है, वो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्स करता है। तो सेम टू सेम केस हमारा वेव ऑप्टिक्स में भी होगा। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो वो वेव फ्रंट्स को डाइवर्स बनाएगा, कन्वर्जिंग नहीं बनाएगा, और प्रूव भी कर सकते हो आप यहाँ पे डायग्राम बना के। आगे चलते हैं, ये क्लियर है क्या सबको, एक बार बता दीजिए मुझे जल्दी से। वेव फ्रंट किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पास हो रहा है तो वो कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, प्लेन होगा, स्फेरिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा। क्लियर है, ओके। अगर कोई सा भी आपको दिया जाए तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, चाहे कॉन्केव दे दो, कॉन्वेक्स दे दो, कर लेंगे आराम से। ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ देयर कम्स द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास में एक कोई वेव है, इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम बार बार यूज करेंगे। हम जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, हम बार बार इस सुपरपोजिशन को की बात करेंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना। यहाँ पे हमारे पास में एक कोई वेव है जो इस तरह से मूव कर रही है। अब हमने कहा एक कोई दूसरी वेव आई, जो दूसरी वेव आई है उसका भी सेम फेज है, मतलब जो दूसरी वेव है वो भी 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पे पाई पे आ रही है, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे। जैसा हमारा पहली वाली वेव है सेम टू सेम उसी फेज में दूसरी वाली वेव भी है। फेज मैंने आपको कब पढ़ाया था, जब ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे, तब उस टाइम में मैंने आपको फेज डिफरेंस के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि अगर दोनों रेज, जैसे अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या पढ़ते थे, ई हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो मतलब ये सेम फेज में है किसके, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये किसका केस होता था, जब हम रेजिस्टर को कनेक्ट करते थे। तो दोनों का फेज कैसा है, सेम सेम फेज है, तो इनका डायग्राम भी कैसा बनेगा, कुछ इसी तरह से बनेगा, बस मैग्नीट्यूड का फर्क रहता है। अगर किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उस वेव को हम एम्पलीट्यूड में ज्यादा बना देंगे, और अगर मैग्नीट्यूड कम है तो उसका एम्पलीट्यूड छोटा ले लेते हैं, बस उतना सा फर्क है। फेज में डिफरेंस कैसे, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ई है हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो आई आया वो कैसा आया, वो आया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का डिफरेंस आ गया। 90 डिग्री एक केस में आगे चल रहा था, जैसे VL हमने पढ़ा कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलता है, फिर कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री आगे चलता है। तो उस केस में हम डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ करते थे, एक हमने नॉर्मल इस तरह से वेव बनाई, एक में हम कुछ ऐसे बनाते थे
दूसरे वाले में हम कुछ इस तरह से लेके आते थे। तो ये वाली वेव्स कैसी बन रही है? दीज आर द वेव्स विच आर हैविंग द फेज डिफरेंस, मतलब सेम फेज में नहीं चल रही। ये दोनों कैसी हैं? फेज डिफरेंस है। जब आप 26 जनवरी 15 अगस्त को परेड करते हैं तो क्या होता है, सबके हाथ एक बार राइट सबका एक साथ जाता है आगे और फिर सबका एक साथ लेफ्ट जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है कि सबका एक साथ लेफ्ट आगे जा रहा है और सबका एक साथ राइट आगे जा रहा है, तो मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? दे आर इन द फेज, हम कहते हैं वो फेज में है। लेकिन अगर परेड करते टाइम किसी का हाथ आगे है, किसी का पीछे है, कोई लेफ्ट आगे कर रखा है, किसी ने राइट आगे कर रखा है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? वो फेज में नहीं है। तो हम फेज को कुछ इस तरह से समझेंगे कि जब बच्चे परेड करते हैं, जब बिल्कुल ऐसे सिमेट्री में चल रहे हैं, मतलब फेज में है, अदरवाइज दे आर नॉट इन द फेज। सिमिलरली जब हम वेव्स की बात करते हैं, अगर वेव्स में जब पहली वाली वेव यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, तभी दूसरी वाली वेव का भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। जब यहाँ पे ट्रफ की बात कर रहे हैं तो दोनों ट्रफ में है, जब दोनों के क्रेस्ट की बात करते हैं तो दोनों क्रेस्ट में है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द केस ऑफ सेम फेज। दोनों की दोनों वेव्स कैसी है? सेम फेज में है। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट जब हमने पढ़ा तभी हमने रेजोनेंस का भी एक फिनोमिना पढ़ा था। रेजोनेंस क्या कहता है कि अगर कोई भी दो वेव्स हमारी सेम फेज में होती है तो जो रिजल्टेंट आता है वो कैसा आता है? उसका एम्पलीट्यूड हमें काफी हाई मिलता है। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेव। जब सेम टाइप की वेव्स एक साथ चलेगी तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा? वो ज्यादा आता है। तो ये जो वेव्स हैं वो कैसी हैं? वो सेम फेज में है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है, तो इनका एम्पलीट्यूड कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। समझेंगे किस तरह से? जैसे हमने कहा एक कोई बच्चा है जो बैठ के गाना गा रहा है, तो उसकी एक सिंगल वेव है। अब हमने कहा दूसरा बच्चा आया सेम टू सेम उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में, उसी एम्पलीट्यूड के साथ में उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। अब जब दोनों एक साथ गाना गा रहे हैं तो क्या उसकी लाउडनेस बढ़ गई? और जबकि दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है? साउंड की सेम है। तो जब साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम है और एक की बजाय दो वेव एक साथ में मिल रही है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ा मतलब लाउडनेस बढ़ गई। अब आप एक तीसरे बच्चे को बिठा दो, तीसरा बच्चा भी उनके साथ में सेम फ्रीक्वेंसी से अगर गाना गाएगा तो लाउडनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर एक वेव है हमारे पास में, उसके ऊपर दूसरी वेव को हम सुपर इम्पोज करवा देते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो हमें काफी ज्यादा, अगर लाइट का केस है तो बहुत ज्यादा ब्राइट मिलता है, अगर साउंड का केस है तो हमें हाई एम्पलीट्यूड और लाउडनेस मिलती है। तो इस तरह से रिजल्टेंट हमें हाई मिलता है। दिस इज द केस ऑफ व्हाट? दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव सुपरपोजिशन। मतलब सुपरपोजिशन हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है? सेम फेज में हो रहा है और हमें रिजल्टेंट काफी ज्यादा ब्राइट यहाँ पे मिल रहा है। अब एक तो हमारा ये कैसा हो गया? दिस इज कंस्ट्रक्टिव। अब एक हमारे पास में होता है डिस्ट्रक्टिव केस। डिस्ट्रक्टिव वाले केस में क्या होगा? एक जो हमारी वेव है वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है, दिस इज द फेज ऑफ दिस वेव, और जो दूसरी वेव है उसका फेज कुछ ऐसे है, वो ऐसे नेगेटिव में चल रही है यहाँ पे इस तरह से। तो एक वेव तो जा रही है, जब एक वेव का क्रेस्ट है तब दूसरी वेव का ट्रफ है, तो मतलब ये दोनों क्या करेंगी? ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेगी। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आ जाएगा? वो कम आता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव का केस हो जाएगा एंड दिस इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। आफ्टर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब सुपरपोजिशन का मतलब हो गया कोई भी जो दो वेव्स हैं वो दोनों क्या कर सकती हैं? एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकती है। और सुपर इम्पोजिशन भी कैसे हो सकता है? एक हो सकता है हमारा सेम फेज में और एक हो सकता है डिफरेंट फेज में। जब सेम फेज में होता है तो कंस्ट्रक्टिव केस हमें मिलता है, जब डिफरेंट फेज होता है तो हमें डिस्ट्रक्टिव केस मिलता है। नाउ देयर कम्स द कोहेरेंट सोर्सेज। देखो कोहेरेंट जो है हमारा, उससे मतलब है कि जो दो हमारे मतलब कोहेरेंट सोर्सेज, सोर्सेज है मतलब एक से ज्यादा सोर्स है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे ये कोई दो सोर्स है,
एक A है एंड अनदर वन वी आर टेकिंग B। ये जो दोनों सोर्स हैं वो लाइट को एमिट कर रहे हैं। सोर्स मतलब कोई भी बल्ब ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो वी आर टेकिंग 2 बल्ब्स, और ये दोनों बल्ब्स जो लाइट को एमिट कर रहे हैं वो लाइट की वेवलेंथ सेम है, दोनों लाइट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर इस तरह का कोई केस होता है तो वी से दैट दो सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्सेज। डिफाइन कैसे करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज को? द सोर्सेज ऑफ लाइट which emit continuous light waves of the same wavelength, same frequency and same phase। अगर सेम फेज नहीं भी है तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर दोनों के बीच में है तो वी विल से दैट द टू सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या हो गए? कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब हुआ हमारे पास में यहाँ पे दो कोई भी सोर्स हैं और ये दोनों सोर्स क्या कर रहे हैं, सेम वेवलेंथ की यहाँ पे लाइट को एमिट कर रहा है। ये दूसरा हमारे पास कोई सोर्स है वो भी सेम वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है। ये वाले सोर्स की लाइट का वेवलेंथ भी लैम्डा है, इसका भी लैम्डा है, इसका भी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसका भी फ्रीक्वेंसी न्यू है। दोनों की वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट फेज में है। देन वी विल से दीज टू सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है। नॉन कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब एक बल्ब में से कुछ अलग तरह की लाइट आ रही है, किसी में से पीली आ रही है, किसी में से वाइट आ रही है, कोई बहुत ज्यादा ब्राइट है, कुछ डिम है। अगर ऐसा केस होता है इसका मतलब क्या है, दोज आर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर नहीं है, सेम फेज नहीं है, देन वी विल कॉल इट द नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। हम कहेंगे टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अगर कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट है वो कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्योंकि देखो अगर हमारे पास में ये दो बल्ब हैं, दोनों अलग अलग बल्ब हैं, अलग अलग हैं, मतलब इन दोनों के बीच में एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ होगा, यहाँ पे एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ होता है इनके अंदर इस तरह से। जब इसमें से करंट फ्लो होता है, इस टंगस्टन में से जब करंट फ्लो होता है तो वो करंट क्या करता है, टंगस्टन में क्या होगा, टंगस्टन का कोई भी एटम होगा, उसका ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। दीज आर द एनर्जी ऑर्बिटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है। अब हमने कहा जब हम इसमें से करंट को फ्लो करवाते हैं तो करंट को फ्लो करवाते टाइम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ये उस एक्सटर्नल एनर्जी को लेते हैं, एक्साइट होके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले गए। अब जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री की थ्योरी से पता है हमें कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, एनर्जी ऑर्बिट में रहता है वो उसी में ही रहता है, वो किसी दूसरी ऑर्बिट में नहीं जा सकता, दूसरी एनर्जी ऑर्बिट में नहीं सरवाइव कर सकता अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल सोर्स ना लगा हुआ हो। भाई रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, फिर नील बोर ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी, वही ये स्टेटमेंट है। तो हमने कहा जब हमने बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या किया, वो बल्ब के जो टंगस्टन का फिलामेंट था उस टंगस्टन के फिलामेंट को उन्होंने यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, एक्साइट किया, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होके आउटर एनर्जी ऑर्बिटल्स में चले गए। लेकिन ये ज्यादा लंबे टाइम तक उस एनर्जी ऑर्बिटल में नहीं रह सकते, इनको वापस अपनी पुरानी एनर्जी ऑर्बिटल में आना ही पड़ेगा, ये इनकी टेंडेंसी होती है। तो अब अगर ये पुरानी एनर्जी ऑर्बिटल में आएंगे तो जो एनर्जी इन्होंने यहाँ पे एमिट करी थी उसको ये रिलीज करते हैं और वो एनर्जी हमें लाइट और हीट की फॉर्म में दिखाई देती है। अब आप सोचो एक बल्ब है, उस बल्ब में ये टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ है और इस फिलामेंट के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। उन मिलियंस ऑफ एटम्स को एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी से इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं
और फिर डी एक्साइटेशन की टाइम में वापस जब नीचे आते हैं, वापस अपनी ऑर्बिट में आते हैं, तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में, इतने सारे एटम्स में सिमेट्री तो नहीं हो सकती। कोई एटम के इलेक्ट्रॉन्स किसी टाइम पे एक्साइट होके फिर डी एक्साइट हो रहे होंगे, किसी का कुछ हो रहा होगा। तो क्योंकि अगर दो अलग अलग सोर्सेज है, भाई यहाँ पे एक दूसरा ये सोर्स है और एक सोर्स ये है, अगर दो अलग अलग सोर्स हैं तो उनके एटम्स का जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है उसका टाइमिंग कभी भी मैच नहीं कर सकता। और क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं कर रहा, इसलिए वो दो सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते। वो सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को कभी भी एमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हुज लाइट वेव्स डू नॉट possess a constant phase difference आर कॉल्ड नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। तो अगर दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है और उनकी जो भी लाइट एनर्जी है वो सेम वेवलेंथ की नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी की नहीं है, तो हम उन्हें नॉन कोहेरेंट कहेंगे, वी विल नॉट कॉल देम कोहेरेंट। और क्यों कोहेरेंट नहीं होते उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कारण क्या है हमारा, ये कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज में कभी भी वो टाइम मैच नहीं करेगा कि सेम टाइम पे एक्साइट हो रहे हैं, सेम टाइम पे वो एनर्जी डी एक्साइट होके एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए हम कहते हैं टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होंगे वो कभी भी कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते। अब जब वेव ऑप्टिक्स की बात आती है तो हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स जो है हमारी, वो तीन फिनोमेनास को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा इंटरफेरेंस, दूसरा है हमारे पास में डिफ्रैक्शन, एंड थर्ड वी हैव द पोलराइजेशन। तो अब इन तीनों के बारे में हम लोग को वन बाय वन पढ़ना है। ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। अब देखो, जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है इनको दोनों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे, बट फिर भी हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एक पूरा स्टेटमेंट है वहाँ पे, वो कहता है कि आज तक ऐसा कोई फुल प्रूफ डिफ्रेंसिएशन इन दोनों के बीच में नहीं मिला है। अगर हम कहें कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन दोनों को अगर हम एकदम कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेनाज माने और इनके बीच का एक बिल्कुल ऐसे फुल प्रूफ एक कोई डिफरेंस दे, तो वैसा डिफरेंस हमारे पास में नहीं है, बट फिर भी देयर आर डिफरेंसेस, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, देन हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पे हम लोग पोलराइजेशन पढ़ने वाले हैं। ये तीन टॉपिक कंप्लीट होते ही हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। हम कहते हैं कि जो लाइट है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जब कोई भी दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आती है और वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाती है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए पहले जैसे डेफिनेशन में लिखा कि हमारे पास में यहाँ पे एक कोई सोर्स है, देखो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है हमारे पास में, तो उससे जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी? वो कोहेरेंट होगी। ठीक है, अब ये सोर्स है, इससे कुछ वेव फ्रंट हम लोगों को इस तरह से ऐसे वेव फ्रंट मिलेगा। हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? एक स्लिट ले रखी है जिसमें बीच में यहाँ पे गैप है। जब ये वेव फ्रंट यहाँ से ऐसे पास होगा तो इसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा जो कहाँ पे आएगा? ये जो बीच में हम लोगों ने स्लिट ले रखी है उसके ऊपर लाई करेगा यहाँ पे। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है वहां से हम कह रहे हैं कि सेम टाइम पे क्योंकि ये दोनों यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ पे ये कैसे काम करेंगे? अब सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम कर रहे हैं। मतलब ये कोई सोर्स है जिससे वेव फ्रंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे हमने दो स्लिट्स लगा रखी है जो बहुत ही छोटी है, बहुत ही थिन स्लिट्स है। तो यहाँ पे ये अब कैसे काम करने लग गया?
अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग सोर्सेस की तरह काम करने लग गए, जो सेम फेज में है। फेज में सेम है क्योंकि सोर्स इनका यही है और ये यहाँ पे अलग हो रहे हैं। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करेंगे, और सेकेंडरी वेवलेट्स के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करते हैं और सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाते हैं। ये मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था, तो वहां से रिकलेक्ट कर लेना कि हमारे पास एक सोर्स है, उससे प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स बनती है, फिर सेकेंडरी वेवलेट से हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, इनसे हमें क्या मिलेगा, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा। इस सेकेंडरी वेव फ्रंट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक ये जो मैंने डेफिनेशन आपको अभी बताई थी, उस डेफिनेशन में ये तो सोर्स है। अब इधर हम एक स्क्रीन भी लगा देते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। दो कोहेरेंट सोर्सेज है, ये वाला कोहेरेंट सोर्स, ये दूसरा कोहेरेंट सोर्स। यहां से लाइट वेव्स आ रही हैं, तो ये लाइट वेव्स आ रही हैं और उनका क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है। मतलब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है। कहाँ कहाँ पे सुपर इम्पोज हो रही है, आप देखो, एक आपके पास ये वाला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। क्या यहाँ पे ये सुपर इम्पोज हो रही है, यहाँ पे ये हमें सुपर इम्पोज होती हुई दिख रही है। अब ये यहाँ पे हमारे पास में सुपर इम्पोज हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, इस वाले पॉइंट पे हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही है। जहां जहां ये वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रही है, अभी हम किसका ले रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिर्फ जो क्रेस्ट वाला पार्ट है, ट्रफ का पार्ट अभी हमने लिया नहीं है, सिर्फ वेव का क्रस्ट का पार्ट ले रहे हैं। तो देखो बीचों बीच हमें यहाँ पे एक क्या मिल जाएगा, बीचों बीच हम लोगों को यहाँ पे एक इंटरफेरेंस मिलेगा, कि मतलब दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट आई, उसने सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाया। अब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट जब वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगी, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट का, और उसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें एक बहुत ही ब्राइट इमेज मिल जाएगी। इस जगह पे क्या मिलेगा, हमें एक बहुत ही ब्राइट सी फ्रिंज मिलेगी। ऐसे इस तरह से हम कह रहे हैं एक ब्राइट फ्रिंज हम लोगों को मिल गई। ब्राइट वाली को अंदर से कुछ नहीं दिखाते हैं, सिंपल ऐसे ही दिखा रहे हैं, दिस इज दी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। उसके बाद में और आगे देखते हैं, हमारे पास में एक ये वाली भी ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। तो यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे फिर से हमें ब्राइट फ्रिंज मिल गई, इसे हम B0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे हम B1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद में अगर इनको देखें तो इनको ज्वाइन करने पे भी हमें एक यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, इसे हम B1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो ये दूसरी हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, इसको हम B2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस एंड दिस, तो ये एक फिर से आपको ब्राइट फ्रिंज B2 मिल जाएगा। ये हमने क्या किया, ये हमने कहा कि कोई भी अगर वेव होती है, कोई भी वेव होती है, वो वेव में क्या होगा, ये सोर्स है, उसके बाद में हमने कहा दिस इज द क्रेस्ट, फिर ये ऐसे ट्रफ होगा, फिर क्रेस्ट होगा, फिर ट्रफ होगा, फिर क्रस्ट होगा। इस तरह से कोई भी वेव का स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है उसको हम बनाते हैं। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो हमने जब यहाँ पे इसको लिया तो ये सोर्स था, ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, हमने जो क्रेस्ट वाला वेव फ्रंट है वो तो बना दिया, बट अभी भी हमने ट्रफ वाला वेव फ्रंट नहीं बनाया। तो ट्रफ वाला वेव फ्रंट कहाँ बनेगा, इनके बीच में यहाँ पे कहीं पे बनेगा। तो दिस इज ट्रफ, ये यहाँ पे ट्रफ है, दिस इज ट्रफ, ये हमारे पास में ऐसे ट्रफ बन रहा है, इनके बीच बीच में ट्रफ बनेगा। जहां पे क्या होगा,
जहाँ पे ये ट्रफ और क्रेस्ट ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां हमें क्या मिलेगा, वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो मतलब एक ब्राइट मिल रही है, ब्राइट कब मिल रही है, जब सारे क्रेस्ट एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। मतलब कहीं पे कोई एक वेव जा रही है, इस वेव के अगर क्रेस्ट को क्रेस्ट से मिलाएंगे तो ये दोनों मिल रहे हैं, जब ये मिल रहे हैं तो हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी एक ब्राइट लाइट मिल रही है। अब ये वेव आगे जाएगी तो इसका ट्रफ भी कहाँ पे, कहीं पे इन दोनों का ट्रफ भी मिलेगा, जहां पे ट्रफ मिलेगा वहां पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती है। तो जब हम इनको यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे पूरा, और इनके क्रॉस सेक्शन को, मतलब इनके जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहां पे हमारा ब्लैक और रेड लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, ये यहाँ पे कर रही है, तो हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको क्या मिल गई, ये आपको डार्क फ्रिंज मिल गई यहाँ पे, दिस इज डार्क। अगेन हमें एक डार्क मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्रेस्ट, ये ट्रफ ट्रफ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ बीच में हमें डार्क मिलेगी, यहाँ पे फिर से एक बीच में हमें डार्क मिलेगी। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं, ऐसे हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी दो कोहेरेंट सोर्स है और उनसे जो भी रे ऑफ लाइट्स आती हैं वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है, और सुपर इम्पोज करने के बाद में स्क्रीन पे हमें एक लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, हमें लाइट का एक पैटर्न मिलता है। और वो पैटर्न कैसा मिलता है, वो पैटर्न ऐसे मिलता है, डार्क है फिर लाइट है, फिर डार्क है फिर लाइट है, फिर डार्क है फिर लाइट है, फिर डार्क फिर लाइट, फिर डार्क फिर लाइट, फिर डार्क फिर लाइट। इस तरह का पैटर्न जो हमें मिल रहा है दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डार्क फ्रिंजेस भी मिल रही है और ब्राइट फ्रिंजेस भी यहाँ पे हमें मिल रही है, एंड दिस इज नोन एज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वो पॉइंट जहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है वहां पे हम इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। मतलब जहां पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है, जहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें बहुत ज्यादा ब्राइट और मैक्सिमम मिलती है, दैट इज नॉन एज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिल रही है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज नॉन एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है हमारे पास कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो होते हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या कारण है, क्योंकि जो भी सोर्स होगा हमारा उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे और एमिशन ऑफ जो लाइट है वो उनसे इंडिपेंडेंटली होता है। और ये जो मिलियंस ऑफ एटम्स है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेम टाइम पीरियड पे सारे के सारे लाइट को एमिट कर दे, उनका सबका अपना अलग अलग टाइम होता है। इसलिए हम कहेंगे दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट लाइट के को नहीं देते हैं। इंटरफेरेंस होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, देखो सबसे पहले तो यही था कि इंटरफेरेंस के लिए जो दो सोर्स है हमारे वो कैसे होने चाहिए, वो दोनों कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट हमें कैसे मिले, सिंगल सोर्स था उससे ऐसे वेव फ्रंट आ रहा था, हमने बीच में एक स्लिट लगा दी, सेम टाइम पीरियड पे दो पॉइंट्स पे सेकेंडरी वेवलेट्स बन के फिर नया वेव फ्रंट बना। तो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन द इंटरफेरेंस। तो पहली कंडीशन हो गई कि जो सोर्सेज हैं वो कैसे होने चाहिए, दे शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट से हमारा मतलब है कि जो रेज ऑफ लाइट है उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रिक्वेंसी, उनका फेज सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी हम उनको कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। नेक्स्ट है कि जो लाइट है हमारी वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब वन, क्रोमा से हम कलर समझते हैं, तो मोनोक्रोमेटिक से हमारा मतलब हो गया सिंगल कलर वाली लाइट। भाई रेड लाइट ले रहे हो तो रेड लो, येलो ले रहे हो तो येलो लो, ब्लू ले रहे हो तो ब्लू लाइट लो। कहने का मतलब है मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जिसका वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी कैसा है, सेम है, इक्वल है, दैट विल बी नोन एज द मोनोक्रोमेटिक लाइट। उसके अलावा जो सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए जो भी हमारे पास में वेव्स आ रही हैं, और जो डार्क फ्रिंजेस हमें मिल रही है दे शुड बी कंप्लीटली डार्क, वो हमेशा कंप्लीटली डार्क होनी चाहिए।
और जो हमारे पास में ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो काफी ज्यादा ब्राइट मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो लाइट सोर्सेज हमने रख रखे हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं हो, बिल्कुल पास पास में डिस्टेंस होगा तो सुपर पोजिशन बहुत ज्यादा होगा, और जब लाइट वेव्स का सुपर पोजिशन होगा तभी ही हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इंटरफेरेंस मिलेगा। तो अगर दोनों सोर्सेज पास पास हैं तो द सुपर पोजिशन विल बी हाई एंड वी विल गेट द इंटरफेरेंस। तो सोर्सेज मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसके अलावा लाइट सोर्स जो है वो बहुत ही नैरो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हम नहीं चाहेंगे, और सबका पोलराइजेशन जो है वो सेम स्टेट में हो। पोलराइजेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। तो इंटरफेरेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई? पहली हो गई कि सबके सब कैसे हो, दोनों सोर्सेज कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। दूसरा केस हो गया मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। तीसरा हमने कहा एम्पलीट्यूड सेम हो, डार्क फ्रिंजेस कंप्लीटली डार्क हो, ब्राइट फ्रिंजेस कंप्लीटली ब्राइट हो। ठीक है, ये कुछ हमारे पास में सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो, नैरो स्लिट होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस नेसेसरी है फॉर द इंटरफेरेंस टू अकर। इंटरफेरेंस को हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से दिखाते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कौन सा है? जो अभी अभी मैंने इंटरफेरेंस के लिए आपको एक डायग्राम बना के बताया था, जिसमें हमने एक सोर्स लिया था जिसे एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक स्क्रीन ले रखी है, इससे वेव फ्रंट आया, इस वेव फ्रंट को कोई भी दो जो स्लिट्स हैं उनसे हमने पास करवा दिया। जब पास करवाया तो यहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स बनी, ये आपस में एक दूसरे को इंटरफेरेंस, इनका सुपरपोजिशन हुआ। सुपरपोजिशन हुआ तो जहाँ जहाँ इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया, इंटरसेक्ट किया, वो हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में मिली। अगर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा था, हमने कहा अगर दोनों में क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ब्राइट मिल रही है। जहाँ पे हमारा ट्रफ मिल रहा है वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिल रही थी। तो दिस इज हाउ वी गॉट द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ऐसे हम लोगों को मिल गया। अब इसके लिए अगर हम लोगों को कोई डेरिवेशन करना हो तो देखो, जो हमारी एनसीईआरटी है उसके अंदर तो बहुत ही एक सिंपल सा डेरिवेशन दिया हुआ है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, बट फिर भी हम एक बार इसको कर लेते हैं कि किस तरह से जो हमारी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनका फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज एंगल क्या होगा। ये सारे डेरिवेशंस के लिए हम एक यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। हम कहते हैं हमारे पास में कोई भी ये सोर्स है, दो कोहेरेंट सोर्स है S1 S2, किसी P पॉइंट पे हम अगर इनकी वजह से किसी भी वेव को देखते हैं, वेव जा रही है कहाँ पे? P पॉइंट पे, तो वेव को हम कैसे दर्शाते हैं? अगर Y पॉइंट ले रहे हैं तो हम कहेंगे Y0 cos थीटा, ऐसे दिखा सकते हैं। मतलब साइन फंक्शन, वेव फंक्शन, कॉस की जगह साइन भी लिया जा सकता है। S को अगर मैं Y1 से दिखाऊं, S2 वाले को अगर Y2 से दिखाएं हम, तो वी कैन राइट इट Y0 cos थीटा। तो ऐसे करके हमारे पास में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स के लिए उनकी एक इक्वेशन होती है। हम कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो वेव्स हैं जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स के बराबर आएगी। तो रिजल्टेंट अगर हमारे पास में y है तो इंडिविजुअल क्या है? दो ले रखी है, तो इसलिए हमने y1 प्लस y2 यहाँ पे बोल दिया। दो स्लेट है हमारे पास, y1 की जगह हम क्या लेंगे? a cos ओमेगा t, और y2 अगर सेम फेज में है, दोनों अगर सेम फेज में है तो क्या हो जाएगा? तब तो y1 भी a cos ओमेगा t होगा, y2 भी हमारा a cos ओमेगा t होगा, और हम बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t, इट विल बिकम 2a cos ओमेगा t। हमारे पास में ये एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट आ गया। लेकिन अगर कोई दो वेव्स हैं जिनके अंदर कोई फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कैसे? यहाँ पे हमारे पास में ऐसे कोई वेव आ रही है इस पॉइंट पे, यहाँ S1 सोर्स से इस पॉइंट पे जा रही है, एक यहाँ पे S2 है, इससे ये वेव यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आ गया? ये वाला फेज डिफरेंस आ गया। भाई एक वेव तो यहाँ से ऐसे गई, दूसरी यहाँ से यहाँ तक गई,
तो ये बीच में इतना तो फेज डिफरेंस आ ही गया ना इसके अंदर। तो जब फेज डिफरेंस आया तो हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी वाली को वी कैन राइट a cos ओमेगा t प्लस फाई। तो पहली वाली हमारी a cos ओमेगा t, दूसरी a cos ओमेगा t प्लस फाई। अब जो cos ओमेगा t प्लस फाई है उसको सीधा सीधा सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो हम उसमें एक मैथ्स की आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो कहती है cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम फॉर्मूला को पुट कर रहे हैं तो a cos ओमेगा t तो यही रह गया, ये हो जाएगा a cos ओमेगा t cos फाई माइनस a sin ओमेगा t sin फाई, इतना। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, cos ओमेगा t वाली जो दोनों वैल्यूज है उनको एक साथ ले लेते हैं। जब एक साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा a cos ओमेगा t को कॉमन लेना पड़ेगा, 2 नहीं हो सकता, तो a cos ओमेगा t को कॉमन लेने पे ये आ जाएगा 1 प्लस cos फाई के बराबर। तो यहाँ पे हमने a cos ओमेगा t को इस पूरे वाले में से कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो ये a cos ओमेगा t कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस cos फाई बच गया। अब ये माइनस है, इसे हम प्लस बना देते हैं, तो माइनस अंदर चला गया, दिस इज माइनस a साइन फाई, और जैसे यहाँ cos ओमेगा t है वैसे यहाँ पे साइन ओमेगा t हो गया। अब इस वाले को सॉल्व करने के लिए या फिर एक सिंपल हमें यहाँ पे जब एक एक्सप्रेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन यहाँ पे मान के चलते हैं। मतलब इस वाले अजम्पशन को आप याद रखना जब ये डेरिवेशन करो कि हम एक अजम्पशन मान रहे हैं। अजम्पशन क्या है हमारा, जो ये a 1 प्लस कॉस फाई है इसे a cos थीटा लिख रहे हैं, और जो ये a साइन फाई है इसे हम a साइन थीटा लिख रहे हैं। बस ये एक छोटा सा अजम्पशन है जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं ताकि ये जो स्टेटमेंट हमारे पास आया इसे हम सिंप्लीफाई कर सके। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ये अजम्पशन यहाँ पे लिया गया। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास में y किसके बराबर आ जाएगा, y आ जाएगा a 1 प्लस कॉस फाई की जगह तो हम a cos थीटा लिख देते हैं, तो दिस इज a cos थीटा। बचा क्या, cos ओमेगा t, उसके बाद में प्लस यहाँ पे आपके पास माइनस है तो प्लस हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसे माइनस ही लिख देते हैं सीधा ही, यहाँ पे माइनस हो गया। देन a साइन फाई को हम a साइन थीटा लिख रहे हैं, तो दिस विल बी a साइन थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा हमारे पास में आ गया। अब देखो यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल रहा है cos ओमेगा टी प्लस फाई का। cos ओमेगा टी प्लस फाई जो है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक आइडेंटिटी है ना हमारे पास में cos a प्लस बी, ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे cos a किसके बराबर है, थीटा के बराबर, b किसके बराबर है, ओमेगा t के बराबर। तो y को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम a cos ओमेगा t प्लस थीटा, वी विल गेट दिस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। तो ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब ये जो दोनों है हमारे पास में, इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक बार स्क्वायर करते हैं दोनों इक्वेशंस को, 1 और 2 को, और दोनों को ऐड कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आएगा। तो एक टर्म हमारे पास आ गई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू, अब इनको भी हमें स्क्वायर करके प्लस कर देना है। पहले अगर इधर वाला सॉल्व करें तो a स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो राइट हैंड साइड तो हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर रह जाएगा। हम एम्पलीट्यूड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इन सब के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक ही फॉर्म में लेके चल रहे हैं। अब क्या बच गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये दो चीज बच गई। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस टर्म, ये टर्म आ गई।
जब इस टर्म को और ज़्यादा सिंप्लीफाई हमने किया तो हमारे पास में ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4 स्मॉल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 के बराबर आ गया। और वहां से इसके अलावा हमें क्या पता है, इंटेंसिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये क्लास 8th में पढ़ते हैं हम ये वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहां से हमें इंटेंसिटी कितनी मिल गई, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, क्योंकि हमने a स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, वी हैव रिटन द इंटेंसिटी। तो मतलब जो फ्रिंजेस हमें मिली है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, हमने कहा जो फ्रिंजेस हमें मिली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उनकी इंटेंसिटी कैसी होगी, इंटेंसिटी कहीं पे डार्क होगी कहीं पे ब्राइट होगी। तो वो किस तरह से डिपेंड करती है, वो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 पे डिपेंड करती है, एंगल 5 पे डिपेंड करती है। अगर ब्राइट फ्रिंजेस है हमारे पास में, इसका मतलब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। उस केस में जो ये फाई एंगल होता है दिस इज इक्वल्स टू 2n इंटू पाई, ये 2n पाई के बराबर होता है। और पाथ डिफरेंस जो आता है दैट इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो आप पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा इसे याद रखेंगे। फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, n लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है, ओके। और फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है, 2n पाई के बराबर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर, पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब बात आती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास में फेज डिफरेंस आ जाएगा 2n माइनस 1 पाई और पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो ये जो इतना बड़ा हम लोगों ने अभी जो डेरिवेशन किया वो किसके लिए किया, वो जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आ रही हैं उनका फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कैसा होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए किया है। तो उसको फाइंड आउट करके आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इन दोनों को याद रखेंगे। मतलब ये जो लास्ट वाले हैं इनको तो ध्यान ही रखना है आपको कि कैसे रहेगा। जो फ्रिंज की विड्थ होती है, मतलब फ्रिंज कितनी वाइड होगी, मोटी होगी, पतली होगी, कैसी होगी, वो किस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब कैपिटल डी क्या है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। स्मॉल डिस्टेंस जो ये डी, स्मॉल डी जो है वो है डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज, जो दो सोर्सेज है उनके बीच में कितना डिफरेंस है दैट इज स्मॉल डी। और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ये फ्रिंज विड्थ को बता देगा कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, कितनी विड्थ की रहेगी। दिस वाज अबाउट द इंटरफेरेंस। उसके बाद में है हमारे पास में डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखो डिफ्रैक्शन नॉर्मली ऐसा फिनोमेना है जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट वेव्स के साथ में होता है, ये साउंड वेव्स के साथ भी होता है, मैटर वेव्स के साथ में भी होता है, ईएम वेव, मतलब ये जितनी भी हमारे पास में वेव्स प्रेजेंट है उन सब में डिफ्रैक्शन का फिनोमेना एग्जिबिट होता है। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी रिजिड मटेरियल है, कोई भी ओपेक मटेरियल है, उसके कॉर्नर पे जाके अगर हमारी वेव थोड़ा सा क्या हो जाती है, थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, तो हम उसे डिफ्रैक्शन का फिनोमेना कह देते हैं। लेकिन इस वाले केस में ऐसा होता है कि अगर जो भी वेव है उसकी वेवलेंथ और ऑब्स्टेकल का जो साइज है अगर वो मैच करता हुआ होता है तो हमें डिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से दिखाई देता है। लेकिन अगर दोनों का वेवलेंथ मैच नहीं होगा तो हमें फिर डिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो जो हमारा लाइट के साथ में डिफ्रैक्शन है वो हमें बहुत ही कैजुअली या ऑफनली दिखाई नहीं देता। वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है और जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनकी वेवलेंथ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, उनकी साइज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम लाइट का डिफ्रैक्शन बहुत ऑफन नहीं देखते हैं। चलो बात करते हैं हम डिफ्रैक्शन की। सारी वेव्स की ही ये प्रॉपर्टी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये तभी दिखाई देता है जब ऑब्स्टेकल का साइज और
जो वेव है उसकी वेवलेंथ मैच करती है, तो ये हम लोगों को दिखाई देता है। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत ही छोटी होगी तो जो, और ऑब्स्टेकल की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो उस केस में हमें डिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देगा। और लाइट के केस में ऐसा ही होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा स्मॉल है और जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोगों को डिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देता है। हमारे पास में दो तरह का डिफ्रैक्शन है, एक फ्रेनल डिफ्रैक्शन, एक है फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों में ज़्यादा बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें तो वो कैसा है, जो फ्रेनल डिफ्रैक्शन है उसमें सोर्स ऑफ लाइट और जो स्क्रीन है दोनों ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, जबकि जो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन है उसमें जो ये डिस्टेंस होता है दैट इज इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस होता है, जबकि फ्रेनल में जो ये डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा है। इसके बाद में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो हमेशा स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स ही होंगे, जबकि फ्रेनहोफर में जो इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स है वो प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। ऑब्जर्वेशंस हम लेंस और मिरर के बिना लेते हैं, जबकि फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में लेंसेज का यूज किया जाता है। सेंटर हमारा ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है, लेकिन फ्रेनहोफर में हमेशा सेंटर ब्राइट ही होता है। ये मतलब कंडीशन, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा बीच वाला पार्ट है वो हमेशा ब्राइट रहेगा। दैट कैन बी प्रूव्ड ऑल्सो। टाइम पीरियड कितना है, सेम फेज में है, तो इन वेव्स को हम सेम फेज में, सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रिक्वेंसी, ऐसा प्रूव करके हम बता सकते हैं कि ये सेम टाइम पे यहाँ मिल रही है। और क्योंकि सेम टाइम पे सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और कंस्ट्रक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पे ब्राइट मिल रही है। तो ऐसे करके इसका प्रूफ भी है हमारे पास में। चलो, डेफिनेशन क्या होगी प्रॉपर डिफ्रैक्शन की? इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। कोई भी लाइट ट्रैवल कर रही है, उसके पाथ में अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है और उसके कॉर्नर्स पे जो लाइट की बेंडिंग होती है उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो क्लास 10th में भी हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा था, क्लास 8th में भी हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा था, वहाँ पे भी ये सेम ही डेफिनेशन थी कि किस लाइट जा रही है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ओपेक ऑब्स्टेकल है तो क्या होगा, उसके कॉर्नर्स पे रे ऑफ लाइट की बेंडिंग हो जाती है, एंड दैट बेंडिंग इज नोन एज डिफ्रैक्शन। बट ये बेंडिंग ऑफन दिखाई नहीं देती क्योंकि वेवलेंथ और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मैच नहीं करता। इसलिए एक सिंगल स्लिट से अगर हम डिफ्रैक्शन को देखें तो हम लोगों को कुछ इस तरह का डिफ्रैक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। हमने लेंस का यूज किया है। अब अगर लेंस का यूज किया है इसका मतलब हम कौन से डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हम फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो डिफ्रैक्शन है दैट इज फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, जिसमें लेंसेज यूज हुए हैं। अब देखो ये सोर्स है, यहाँ से ऐसे कोई वेव फ्रंट हमारा है जो जा रहा है। अब ये वेव फ्रंट ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद में आगे हमने कहा कि सिर्फ हम प्लेन वेव फ्रंट को कंसीडर कर रहे हैं। ये यहाँ पे स्लिट लगी हुई है, आप इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो ए बी को। जब यहाँ से ये वेव निकलेगी, यहाँ आगे भी हमने क्या ले रखा है, आगे भी हमने एक लेंस को ले रखा है, कन्वर्ज होगी, प्लेन वेव फ्रंट है, कन्वर्ज होगा और इस पॉइंट पे मिलेगा, और सेंटर हमें हमेशा कैसा मिलेगा, इट विल ऑलवेज बी ब्राइट, क्योंकि ये फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन की बात हो रही है। तो हमें सेंटर यहाँ पे ब्राइट मिल गया। हम किसी पॉइंट पी पे भी देख सकते हैं कि फ्रिंज कैसी होगी, तो ऐसा भी बोला जा सकता है बीच में कहीं पे क्या आ रहा है, डार्क आ रहा है, कहीं ब्राइट आ रहा है, इस तरह से रहेगा। अब हम कहेंगे ये सेम टू सेम काम तो हम किस में कर रहे थे, इंटरफेरेंस में भी तो यही कर रहे थे, तो फिर डिफ्रैक्शन में यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है? तो डिफ्रैक्शन में हम कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस में क्या था, हमारे पर्टिकुलर सोर्सेज ऑफ लाइट थे, एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट था, कोहेरेंट सोर्सेज थे, उनसे लाइट आ रही थी और वो क्या कर रहे थे, सुपर इम्पोज होके हमें एक पैटर्न दे रहे थे। डिफ्रैक्शन के केस में एक ऐसे कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, जो हमारा पूरा का पूरा ये ए बी है, इसका हर एक जो पॉइंट है वो ही कैसे काम कर रहा है, वो ही एक सोर्स की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ऐसे पर्टिकुलर S1 और S2
यहाँ पे दो नहीं बनाए, इंटरफेरेंस में हमने क्या बनाया था, एक S1 स्लिट ली थी, एक S2 स्लिट ली थी, फिर इसके ऐसे वेव फ्रंट बने थे। अब देखो यहाँ पे तो हमने पूरा AB एक स्लिट ले रखा है जिसका हर एक पॉइंट जो है वो कैसे काम कर रहा है, वो एक वेव फ्रंट यहाँ पे बना रहा है और वो वेव फ्रंट्स हमें आगे इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मेन डिफरेंसेस देखें हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, तो हम कहेंगे जो इंटरफेरेंस है वो किस वजह से होता है, जब कोई दो है कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट आती है और सुपर इम्पोज करती है, एक पैटर्न बनाती है, दैट इज इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, सेम वेवफ्रंट के डिफरेंट पार्ट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स आ रही हैं वो सुपर इम्पोज होके आपको एक पैटर्न दे रही है। डिफरेंस जो मैंने ये जो लैंग्वेज लिखी है इसका मतलब यही है कि जो इंटरफेरेंस है उसमें स्पेसिफिकली यहाँ S1 S2 ये दो पॉइंट थे जहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स थी और हमने सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनाए और पैटर्न मिला। जब डिफ्रैक्शन की बात हो रही है तो डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन में ये जो पूरी की पूरी स्लिट है इसका हर एक जो पॉइंट है वो एक इंडिविजुअल सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम कर रहा है और वहां से नए वेव फ्रंट्स बन रहे हैं और उनके सुपरपोजिशन की वजह से हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंटरफेरेंस में क्या होता है, जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है उन सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, सबकी इंटेंसिटी सेम है, लेकिन जो डिफ्रैक्शन है उसकी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम नहीं होगी, ये डिफरेंट भी हो सकती है, देयर कैन बी डिफरेंस इन द इंटेंसिटी। फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है वो इंटरफेरेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल होती है, वो अलग अलग नहीं होती, लेकिन डिफ्रैक्शन का जो केस है उसमें फ्रिंज की जो विड्थ है वो भी अनइक्वल हो सकती है। तो इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी अनइक्वल, दोनों केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। चलो आज हम लोग सिर्फ डिफ्रैक्शन तक पढ़ेंगे, कल की क्लास में फिर हम लोग पोलराइजेशन पढ़ेंगे। पोलराइजेशन को कंप्लीट करने के बाद वी विल स्टार्ट विद द सेमीकंडक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों के कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, कोई डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए, मैं अभी आंसर कर देती हूँ। कोई डाउट है क्या किसी का? ओके चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल पढ़ेंगे पोलराइजेशन और पोलराइजेशन के बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।